हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरेस्ट एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सीटेट 18 जनवरी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी सीडीपी का पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। जैसा कि ये क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पे, बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए एक डैश डैश काल होता है। ऑप्शन ए संवेदनशील, ऑप्शन बी धीमा, ऑप्शन सी निष्क्रिय, ऑप्शन डी परेशानीदायक। तो परेशानीदायक ये ऑप्शन तो आपका निगेटिव है, गलत हो जाएगा। निष्क्रिय ये भी निगेटिव है। धीमा ये ऑप्शन भी आपका निगेटिव है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदनशील, क्योंकि इस अवस्था में बालक चिंतनशील हो जाते हैं तथा सही गलत की पहचान एवं वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका राइट आंसर संवेदनशील। यहाँ पे बता दें आपको कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था इसकी एज कितनी होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, तो वो होती है 5 से 6 वर्ष। क्योंकि कहीं पे 5 दे देता है, कहीं पे 6 दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और बाल्यावस्था बालक के जीवन का अनोखा काल माना जाता है। क्या माना जाता है? बालक के जीवन का, बालक के जीवन का अनोखा काल। क्योंकि बाल्यावस्था जो है वो बालक के जीवन का अनोखा काल माना जाता है। और अनोखा काल ऐसे ही नहीं माना जाता है, क्योंकि बालक के जीवन का अनोखा काल किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? तो वो माना है काल्वा ब्रूस ने। काल्वा ब्रूस ने। तो ये आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में बाल्यावस्था की एज पूछे तो 5 या 6 वर्ष, 5 से 6 वर्ष। बालक को जीवन का अनोखा काल किसने कहा था? तो वो कहा था काल्वा ब्रूस ने। और किस अवस्था को बालक के जीवन का अनोखा काल माना जाता है? तो वो माना जाता है बाल्यावस्था को। तो याद रखना है आपको ये तीनों स्टेटमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए बच्चे अलग अलग दर व गति पर विकसित होते हैं। ऑप्शन बी विकास क्रमिक रूप से होता है। ऑप्शन सी विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। ऑप्शन डी विकास हमेशा अनिरंतर होता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत दिया है, क्योंकि यहाँ पे गलत ही पूछा भी था। क्योंकि विकास जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? निरंतर होता है। और यहाँ पे क्या बताया गया है? अनिरंतर। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और गलत वाला ही आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आंखों का रंग, ऑप्शन बी समझ का स्तर, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी भावनात्मक परिपक्वता। तो भावनात्मक परिपक्वता, रुचि, समझ का स्तर, ये तीनों जो हैं वो पर्यावरणीय कारक या सामाजिक कारकों पर निर्भर होते हैं। तो ये तो होंगे नहीं आपके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंखों का रंग। क्योंकि आनुवंशिकता यानी वंशानुक्रम, वंशानुक्रम क्या होता है? मतलब जो हम अपने पूर्वजों के गुण यानी शारीरिक गुण जिन्हें हम अपने शरीर में लेके आए हैं, जैसे आंखों का रंग, कद, आंख, नाक, ये सभी हैं, वो कहलाते हैं वंशानुक्रम, वंशानुगत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आनुवंशिकता को क्या कहते हैं? हेरिडिटी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आनुवंशिकता के जनक कौन है? आनुवंशिकता के जनक एग्जाम में पूछ देता है, तो आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा, ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक रूप
तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए संवेदीगामक, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। यानी जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण में संक्रियाओं को एक दिशी तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि मूर्त यानी जिसका कोई रूप हो, आकार हो तथा रंग हो, अर्थात जिसको हम देख सकते हैं एवं स्पर्श कर सकते हैं, वो कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो उसमें से पहली अवस्था जो है वो है आपकी संवेदीगामक अवस्था, जिसकी एज होती है जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद आती है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। उसके बाद जो आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष। उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 12 से 14 वर्ष। तो ये 4 अवस्थाएं हैं जो जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि एक दिशी तार्किक क्रम में सोचना बच्चे कब शुरू कर देते हैं, तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक क्रम से सोचना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। ऑप्शन ए केवल समावेशन, ऑप्शन बी केवल समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन और समायोजन दोनों, ऑप्शन डी ना तो समावेशन और ना ही समायोजन। तो यहाँ पे आपको बता दें कि केवल वाले आपको ये दोनों ऑप्शन कट कर देने हैं, ना ही तो केवल समावेशन होगा और ना ही केवल समायोजन होगा। और यहाँ पे ना तो समावेशन और ना ही समायोजन दिया है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समावेशन और समायोजन दोनों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन ए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी एरिक एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। वायगोस्की के इस सिद्धांत के अनुसार बालक समाज और संस्कृति में रहकर अनुकरण यानी नकल के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अधिगम में संस्कृत की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो वो होती है ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लेव वायगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बटन इस क्वेश्चन पे। लेव वायगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। ऑप्शन ए सामाजिक संपर्कता, ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण, ऑप्शन सी विलंब नकल, ऑप्शन डी जैविक परिपक्वता। तो यहाँ पे पूछा गया है कि वायगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे अहम भूमिका किसकी मानी है। तो कंठस्थ करना बिल्कुल गलत है, विलंबित नकल ये ऑप्शन भी आपका गलत है, जैविक परिपक्वता ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक संपर्कता, क्योंकि वायगोस्की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क, भाषा और संस्कृत को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अर्थात इन्हीं तीनों के आधार पर वायगोस्की अपने सिद्धांत की संपूर्ण व्याख्या करते हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। यहाँ पे पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के जो 3 चरण बताए हैं
उसमें से वह कौन सा चरण है जिसमें बच्चा जानबूझकर ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उनके माता पिता और अध्यापक उनसे सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। तो ऑप्शन ए दिया है सामाजिक अनुबंध अभिन्यास, ऑप्शन बी दिया है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, ऑप्शन सी दिया है कानून और व्यवस्था अभिन्यास, ऑप्शन डी दिया है दंड आज्ञाकारिता अभिन्यास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास। जैसा कि आपको बता दें कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए हैं। उसमें से पहला चरण है पूर्व परंपरागत चरण, पूर्व परंपरागत चरण। दूसरा चरण है परंपरागत चरण, और तीसरा चरण है उत्तर परंपरागत चरण, उत्तर परंपरागत चरण। तो ये 3 चरण दिए हैं और इन तीनों के 2-2 स्तर दिए हैं। तो यहाँ पे पूर्व परंपरागत चरण जो है उसकी एज होती है 4 से 10 वर्ष। परंपरागत चरण है जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष, और जो उत्तर परंपरागत चरण है इसकी एज होती है 13 से 16 वर्ष। तो यहाँ पे जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास है ये आपका आता है परंपरागत चरण के अंतर्गत, जिसकी एज होती है 10 से 13 वर्ष। तो 10 से 13 वर्ष की उम्र में बच्चा ऐसे व्यवहार करता है जिससे उसके माता पिता और अध्यापक उससे सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संरचनावाद आधारित कक्षा उपागम में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना, ऑप्शन बी संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी चर्चा और वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधन युक्त और मुद्रक संपन्न वातावरण होना। क्योंकि उच्च अध्यापक शिक्षार्थी अनुपात होना बिल्कुल गलत है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना ये ऑप्शन भी आपका गलत है, वाद विवाद पर प्रतिबंध लगाना क्योंकि किसी भी चीज पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बर्टन इस क्वेश्चन पे हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से डैश बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी संगीती, ऑप्शन डी भाषाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी जब आप दूसरों को जानते हैं समझते हैं तो वो कौन सी बुद्धि होती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। और वही यहाँ पे पूछा गया है कि दूसरों के संवेगों भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता जो है वो किस बुद्धि से संबंधित है? तो वो है अंतर्वैयक्तिक। जो अंतर्वैयक्तिक दिया है इसमें क्या होता है कि खुद को समझने की बुद्धि होती है, वो कहलाती है अंतर्वैयक्तिक। संगीती यानी संगीत पर पकड़ हो, भाषाई यानी भाषा पे अच्छी पकड़ हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बर्टन इस क्वेश्चन पे अभिकथन है एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके एक मुद्रक या प्रिंट समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि इसमें तर्क आर दिया है यहाँ पे भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। क्योंकि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है विकास का हर क्षेत्र, चाहे वो भाषिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, शारीरिक हो, हर क्षेत्र में वातावरण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे तर्क जो दिया है वो गलत दिया है और अभिकथन है वो सही दिया है। तो यहाँ पे अभिकथन सही और तर्क गलत दिया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। बर्टन इस क्वेश्चन पे जेंडर एक डैश डैश संप्रत्यय है जबकि लिंग डैश डैश है। ऑप्शन ए जैविक सामाजिक,
ऑप्शन बी सामाजिक जैविक, ऑप्शन सी जैविक शारीरिक, ऑप्शन डी शारीरिक जैविक। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जेंडर एक संप्रत्यय है और जबकि लिंग क्या है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जेंडर एक सामाजिक संप्रत्यय है। क्या है? सामाजिक संप्रत्यय है, जबकि लिंग जैविक है। लिंग जैविक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बटन इस क्वेश्चन पे, एक सांस्कृतिक विविधता वाले स्कूल में चौथी कक्षा के विद्यार्थी राज्य दिवस पर बिहू नृत्य प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या यह क्षेत्रीय पक्षपात घटाने में मददगार होगा? क्यों? तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है हाँ, दूसरे जाति या क्षेत्रीय समूहों के लोगों से संबंध और सहयोग द्वारा। बिल्कुल सही है कि जब बच्चे दूसरे क्षेत्र के बच्चों से मिलेंगे तो उनसे जानेंगे, समझेंगे, खेलेंगे और बहुत ही ज़्यादा सीख पाएंगे। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है हाँ, अंतर्वैयक्तिक समझ और दृष्टिकोण की समझ बढ़ने से। बिल्कुल सही है कि अंतर्वैयक्तिक समझ क्या होती है? दूसरों को समझना जो होता है वो ही कहलाती है अंतर्वैयक्तिक समझ। बिल्कुल सही दिया है। तीसरा स्टेटमेंट दिया है नहीं, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भेद इंगित करेगा। बिल्कुल गलत दिया है। चौथा स्टेटमेंट दिया है नहीं, यह अपने और दूसरे समूह के प्रति प्रीति पात्रता को बढ़ावा देगा। यह स्टेटमेंट भी आपका गलत दिया है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही दिया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। बटन इस क्वेश्चन पे, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए मुख्यतः प्रत्यय स्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, ऑप्शन बी सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, ऑप्शन सी एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा, ऑप्शन डी मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। क्योंकि सहयोगात्मक प्रोजेक्ट एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा एक संगठन या थीम में दो या दो से अधिक लोगों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करके काम करने का अभ्यास करते हैं। तो मुख्यतः प्रत्यय स्मरण आधारित परीक्षण बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक शब्द के जवाब वाले सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। मानकीकृत परीक्षण, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे, समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए समालोचनात्मक सोच मुख्यतः रटकर याद करने से विकसित होती है। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी अधिगम प्रक्रिया में समालोचनात्मक सोच अर्थहीन है। ये ऑप्शन भी आपका गलत दिया है। ऑप्शन सी समालोचनात्मक सोच संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा था, कौन सा कथन सही है समालोचनात्मक सोच के बारे में? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। बटन इस क्वेश्चन पे, वंचित समूहों से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए विविधता को अधिगम प्रक्रिया में बाधा माना जाए। बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को एक अलग समूह में पढ़ाया जाए, यह ऑप्शन भी गलत है कि विद्यार्थियों को कभी भी अलग नहीं पढ़ाया जाता। ऑप्शन सी सभी विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को अनदेखा किया जाए, यह भी आपका ऑप्शन निगेटिव दिया है, गलत है। सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे, एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए योग्यता आधारित अलगाव, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर अधिक बल, ऑप्शन सी सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण, ऑप्शन डी अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण। क्योंकि अलगाव गलत है, प्रतिस्पर्धा पर बल देना बिल्कुल गलत है, अधिगम के बजाय पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर बल, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे,
अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए गुणज वैकल्य, ऑप्शन बी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ऑप्शन सी संवेदनात्मक बाधिता, ऑप्शन डी श्रवण बाधिता। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणज वैकल्य, क्योंकि अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाई प्रत्यक्ष रूप से गुणज वैकल्य या डिस्कैल्कुलिया से संबंधित है। तो गुणज वैकल्य जो एक गणितीय विकार है जो डिस्कैल्कुलिया से संबंधित है, डिस्कैल्कुलिया, जिसमें बच्चा अंकों के बारे में बुनियादी बातें याद नहीं रख पाता है और गणित के सवालों को बहुत देर से समझता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बर्टन इस क्वेश्चन पे दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को श्याम पट पर सवाल हल करने को कहना चाहिए, ऑप्शन बी मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध करवाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, ऑप्शन डी अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में दिक्कत है तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या करोगे? तो ऑप्शन ए में क्या दिया है कि श्याम पट पर सवाल लगाने को कहना चाहिए, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी मानचित्रों और आरेखों के स्पर्शनीय प्रारूप उपलब्ध कराना चाहिए, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देना चाहिए, क्योंकि जब बालक को दिखाई नहीं दे रहा है तो वो हस्तलिखित नोट्स कैसे लिख पाएगा? ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन डी दिया है अध्ययन उद्देश्य हेतु लैपटॉप और मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बर्टन इस क्वेश्चन पे अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी अगर आपकी क्लास में ADHD का शिकार बच्चा बैठा है तो आप उस बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, ये पूछा गया है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऐसे बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, वो कभी भी एक जगह टिककर नहीं बैठता, उसका ध्यान भटकता रहता है। तो ADHD से ग्रसित बच्चे के लिए आपको क्या करना होगा? ऑप्शन ए दिया है लंबी अवधि वाली फिल्में दिखानी चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब बच्चा काफ़ी एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, तो वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठता है, तो लंबी अवधि वाली फिल्में दिखाने से कोई फायदा नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी एक गतिविधि से दूसरी पर जाने के दौरान बदलाव अंतराल अवधि नहीं देनी चाहिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी एक ही समय पर कई कार्य करने को देने चाहिए, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बर्टन इस क्वेश्चन पे एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दी गई जानकारी को ज्यों का त्यों रट कर याद करने हेतु, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी श्याम पट से विषय वस्तु की निष्क्रिय भाव से नकल उतारने हेतु, ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन डी एक जटिल तरीके से की समस्याओं को हल करने हेतु, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बर्टन इस क्वेश्चन पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? ये क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट वाला है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है वेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास, बिल्कुल गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो पुनरावृत्ति पर जोर नहीं देती है, बिल्कुल गलत दिया है। दूसरा स्टेटमेंट है रट कर याद करना, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तीसरा दिया स्टेटमेंट अन्वेषण आधारित अधिगम, बिल्कुल सही है। चौथा दिया स्टेटमेंट चर्चा आधारित उपागम, ये आपका सही दिया है। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा सही दिया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा और चौथा। बर्टन इस क्वेश्चन पे
निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी परीक्षा केंद्रित उपागम, ऑप्शन सी अनम्य समय सारणी, ऑप्शन डी अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, क्योंकि मानकीकृत परीक्षण पाठ्यक्रम ये आपका गलत हो जाएगा, परीक्षा केंद्रित उपागम ये भी गलत हो जाएगा, अनम्य समय सारणी ये ऑप्शन भी गलत है। अधिगमकर्ता यानी शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है वो प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, क्योंकि अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षा शास्त्र प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, जिसे छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। बटन इस क्वेश्चन पे, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अधिगम में सहायक माहौल पैदा करता है। ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी कठोर रवैया अपनाना, ये ऑप्शन आपका गलत दिया है। ऑप्शन सी प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना, ये ऑप्शन भी गलत दिया है। ऑप्शन डी दिया है विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना, तो नकारना यहाँ पे ऑप्शन भी आपका गलत दिया है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बीच सहकारिता को बढ़ावा देना, क्योंकि कठोर रवैया अपनाना, क्योंकि बच्चों से जब आप कठोर तरीके से पेश आओगे, उनके सामने बात करोगे तो वो बिल्कुल भी पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे। प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी, यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस यानी सिर्फ काम करने पर फोकस किया जा रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना, तो कभी भी उनके मूल्यांकन या चिंतन को नकारना नहीं चाहिए, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा समस्या समाधान प्रक्रिया में बाधक है? यहाँ पे बाधक है ये पूछा गया क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी निगेटिव होगा। ऑप्शन ए अनुरूपकों का इस्तेमाल, ऑप्शन बी साधन लक्ष्य विश्लेषण, ऑप्शन सी अनुक्रिया समुच्चय, ऑप्शन डी मौखिकीकरण। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुक्रिया समुच्चय। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान प्रक्रिया में ऐसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। तो अटक जाना यानी अनुक्रिया समुच्चय, यहाँ पे बाधक पूछा गया था तो निगेटिव आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे, अभिकथन है किसी संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सरकार दिया है भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन नहीं होती हैं, बल्कि वे विद्यार्थियों द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। तो तर्क जो यहाँ पे दिया है वो भी सही दिया गया है, यहाँ पे सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे आपका अभिकथन भी सही दिया है, तर्क भी सही दिया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बटन इस क्वेश्चन पे, संवेगों और संज्ञान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है, ऑप्शन बी रुचि अधिगम में बाधक है, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, ऑप्शन डी अरुचि अधिगम में सहायक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यदि आप बहुत ज़्यादा तनाव लेंगे तो सीख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। बटन इस क्वेश्चन पे, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित करने की कौन सी युक्तियां सही हैं? पहला स्टेटमेंट दिया है कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों में कभी भी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट दिया है विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना, बिल्कुल सही है।
चौथा स्टेटमेंट दिया है विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना, बिल्कुल सही है। तो सही विकल्प चुनना यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही दिया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक डैश डैश का विषय है। ऑप्शन ए सुविधा, ऑप्शन बी बहिष्करण, ऑप्शन सी अधिकार, ऑप्शन डी अलाव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधिकार, क्योंकि शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक अधिकार का विषय है, अधिकार का विषय है, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए एक बुनियादी मानव अधिकार है, जिसका अर्थ यह है कि हर बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं मुक्त है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यदि आप बच्चे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए टीचर को क्या करना होगा, ये पूछा गया यहाँ पे। ऑप्शन ए दिया है योग्यता के इकाई या सत्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ऑप्शन डी विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए, क्योंकि योग्यता के इकाई सत्य दृष्टिकोण को बढ़ावा देना बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना, ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये ऑप्शन भी आपका निगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।